मैं पीसी यादव एकेडमी परिवार की तरफ से आप सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूं। हम आज जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में आप अगर देखें तो कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं। कुल मिला के अगर देखें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग यही तो हैं। तो इसके पहले हम आपके साथ अनुसूचियां कितनी हैं और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित वीडियो आपके साथ साझा कर चुके हैं। तो आज बारी है भारतीय संविधान के भाग की। भारतीय संविधान के भाग को हम इस तरह आपके साथ अध्ययन करेंगे, यकीन करिए कि बातों बातों में ही ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है और इस टॉपिक को अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे, हमारे साथ पढ़िए और देखेंगे, आप एक दो बार जब रिवीजन करेंगे तो ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो करें शुरुआत भारतीय संविधान के भाग की। संविधान में कुल कितने भाग हैं? संविधान में कुल 22 भाग हैं। अगर जो संशोधन हुए हैं उनको जोड़ें घटाएं तब तो इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप देखिए कितने भी संशोधन हुए हों, भाग 22 ही हैं, अनुच्छेद 395 ही हैं। केवल अनुसूचियों की संख्या बढ़ी है। अनुसूचियों की संख्या बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है? 4। आखिर अनुच्छेदों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी? नंबर क्यों नहीं बढ़े? भागों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी? इसके पीछे आप सोचिए। अगर अनुच्छेद में कोई संशोधन हुआ, कोई नया अनुच्छेद जोड़ा भी गया तो उसी अनुच्छेद में ए बी सी करके जोड़ दिया गया, मतलब नंबर तो वही रहा, उसमें ए बी करके बढ़ा दिया गया। ऐसे ही भाग में भी किया गया। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण यह था, अगर हम मानिए जैसे भाग 2 है नागरिकता। नागरिकता में अगर हमें किसी अनुच्छेद में संशोधन करना है तो क्या हम भाग 23 करेंगे? नहीं, हम भाग 2 में ही हमको संशोधन करना है। तो उसी से संबंधित अनुच्छेद में जब संशोधन करेंगे तो नया भाग कैसे जुड़ेगा? तो ऐसे आप समझिए अनुच्छेद और भाग बढ़ते नहीं है। तो आज हम ये जो भाग है इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो भाग 1 क्या है? भाग 1 ये है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान में जो विषय हैं, टॉपिक हैं, जैसे नागरिकता है, संघ है, मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, इससे संबंधित अनुच्छेदों को एक जगह संकलन किया गया। अगर नागरिकता से संबंधित है तो उनके अनुच्छेदों को एक जगह किया गया। अगर मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं तो उनके अनुच्छेदों को एक जगह किया गया। तो ऐसे जो पार्ट बनाए गए यही भाग के रूप में दिखाई देते हैं। तो भाग 1 क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य जो क्षेत्र है ये अनुच्छेद 1 से 4 में है। तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या है? अगर आप अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियों में भी यही है, भाग 1 में यही है। भारत में कुल कितने संघ हैं, कितने राज्य हैं आदि का ब्यौरा जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है इसी में सब दिया गया है। कितनी संख्या है ये सब चर्चा तो अनुसूचियों में है, लेकिन यहां अनुच्छेद 1 से 4 में क्या है कि किस प्रकार से नए राज्य का सृजन किया जाएगा, किसी दूसरे देश के जो क्षेत्र होंगे उनको कैसे लिया जाएगा, अपने देश में जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में कैसे परिवर्तन किया जाएगा आदि सभी प्रश्नों का विवरण यहां अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णित है। तो पहले भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इससे संबंधित जो प्रश्न आता है हम उस पर चर्चा करेंगे। इसमें प्रश्न ये आता है कि अगर किसी नए राज्य का सृजन करना है या राज्य की सीमा में संशोधन करना है, परिवर्तन करना है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ऐसा अधिकार संसद को दिया गया है? तो वो अनुच्छेद है 3। कौन सा अनुच्छेद है? 3। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि किसी नए राज्य का निर्माण करना है या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 ही ऐसा है जिसके माध्यम से संसद संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 4 जो है, अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 ये बताता है कि
जो विदेशी राज्य होंगे जो शामिल किए जाएंगे, यहां एक अनुच्छेद में बताना भूल गया, अनुच्छेद 3 के पहले अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 में यह वर्णित है कि किसी ऐसे राज्य को जो बाहरी है अर्थात भारत की सीमा के अंदर नहीं है, अगर वो भारत में शामिल होना चाहता है तो वह अनुच्छेद 2 के तहत होगा, और अनुच्छेद 3 के तहत तो मैंने बताया ही। तो अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 के संदर्भ में अगर कोई संशोधन होता है तो वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन होगा वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये तो बड़ी गंभीर बात है, आप हो सकता हो ना समझ पाए। फिर से हम बताना चाहते हैं, इसमें यह है कि जैसे कोई मान लो मेरा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है जो पश्चिम की तरफ है, अगर वो उसका एक क्षेत्र बलूचिस्तान भारत में शामिल होना चाहता है, बात हुई हॉटलाइन कि भैया हमारे हैं आपके साथ, तो क्या किया जाए? तो उस समय संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा, उस सामान्य बहुमत से संशोधन होगा, साधारण बहुमत से होगा, और वह शामिल हो सकता है। मानो दूसरा जो अनुच्छेद बताया, जो तीसरा अनुच्छेद है उसके तहत अगर किसी नाम में परिवर्तन करना है, जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को बनाना है उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, तो किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा? वो अनुच्छेद 3 में किया जाएगा। तो 3 में जो संशोधन किया जाएगा वो सामान्य बहुमत से किया जाएगा, साधारण बहुमत से किया जाएगा। स्पेशल बहुमत से क्या किया जाएगा ये समझो। अगर मानो किसी ऐसे राज्य को भारत सरकार किसी पड़ोसी मुल्क को देना चाहती है, मानो वो हमारे देश का एक हिस्सा किसी दूसरे देश को भारत सरकार देना चाहती है, तो क्या वह साधारण बहुमत से दे देगी? नहीं, इसके लिए 368 के तहत ही कर सकते हैं। वो संविधान संशोधन होगा जो स्पेशल बहुमत से होगा। आप समझ गए ना? अगर लेना है तो साधारण बहुमत, देना है तो स्पेशल बहुमत। क्या खूब बनाया गया है, गजब के दिमागदार हमारे संविधान सभा के सदस्य थे। ये तो रहा भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या है? भाग 2 नागरिकता है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। यहां से प्रश्न क्या आता है? यहां से प्रश्न ये आता है कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। जो नागरिकता से संबंधित ये कानून है, ये संसद द्वारा पारित कर दिया गया। उसमें ये वर्णन कर दिया गया कि कौन यहां का नागरिक होगा, कौन किस तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आज सभी प्रश्नों का जवाब अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में दिया गया है। तो भाग 2 क्या है? नागरिकता से संबंधित। भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। यहां क्या है? ये 12 से 35 के बीच में है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। यहां कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन ये होता है ये 12 से 35 में अधिकांश बच्चे समझ लेते हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं खासकर हम उनकी बात कर रहे हैं, वो 12 से 35 ना समझ करके 14 से 35 समझ लेते हैं। 14 यानी समानता के अधिकार से। इसके पहले 12 से 35, 12 और 13, अनुच्छेद 12 और 13 को भी हमको पढ़ना है। जब मूल अधिकार से संबंधित आपके साथ वीडियो साझा करेंगे तो इस पर विशेष डिस्कशन होगा आपके साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मूल अधिकार से संबंधित जो वीडियो होगा। आप यकीन करें कि मूल अधिकार से संबंधित जितने प्रश्न आते हैं हम सभी प्रश्नों को उसमें शामिल करेंगे। तो आज तो हम भाग की चर्चा कर रहे हैं। तो मूल अधिकार में 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 12 से 35, ये भाग 3 में है। भाग 4 क्या है? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या? ऐसे दिशा निर्देश राज्य के लिए संविधान सभा ने दिया है कि जो न्याय योग्य नहीं है, इसके लिए आप
अगर अपनी भाषा में कहें डिंग 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 करके, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये ऐसी बिंदु इसमें समाहित किए गए इस भाग में, जो राज्य की जवाबदेही तो है, राज्य करेगा, ये उम्मीद जताई गई है कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये जरूरी है, एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जरूरी है। उसको शामिल कहाँ किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में भाग 4 में है। भाग 4 का अगर 4 का है तो ये मान के चलो कि ये संविधान संशोधन के जरिए ही शामिल किया गया है। तो 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य शामिल किया जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और अनुच्छेद जोड़ा जाता है 51 का। ये मूल कर्तव्य जो है, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा पर ये मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये मूल कर्तव्य लिए कहां से गए हैं? सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य उस समय जब जोड़े गए थे तो कुल 10 थे, और वर्तमान समय में कुल हो गए हैं 11। तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भाग 5 इसमें क्या वर्णन है? भाग 5 में संघ का वर्णन है। तो यहां अनुच्छेद 52 से 151 जो अनुच्छेद हैं वो शामिल हैं। अनुच्छेद 52 से 151 भाग 5 विवरण क्या है? संघ। तो 5वां भाग क्या है? संघ से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से 151। संघ में आप देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ये सब जो पद हैं इसमें समाहित किए गए हैं। भाग 6 राज्य का है, 152 से 237 तक। अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 राज्य। भाग 6 में कौन सा प्रकरण है, कौन सा टॉपिक है? राज्य का। और अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद है 152 से 237। भाग 6 तक हो गए। अब भाग 7 जो है, भाग 7 क्या है? भाग 7 में प्रथम अनुसूची भाग ख के राज्य, इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया। ये अनुच्छेद 238 में है। इस भाग को निकाल दिया गया है। निरसित करने का मतलब यहां से हटा दिया गया है। जब देश आजाद हुआ तो देश के राज्यों को कई प्रकार में डिवाइड किया गया, भाग का, ख, गा ऐसे करके। तो उसमें जो भाग ख के राज्य थे उनको संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये 7वीं अनुसूची है, सॉरी ये 7वां भाग है और 7वां संविधान संशोधन है। तो 7 से 7 काट दिया गया। अब आते हैं भाग 8 पे। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र बोले तो संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। ये अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 239 से 242। अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में विवरण दिया गया है। वो भाग कौन सा है? 8। और संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं इस समय? 8। क्या मजेदार है, हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? 28। और संघ राज्य कितने हैं? 8। तो भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण भाग 8 में दिया गया है और अनुच्छेद है 239 से 242। अब आते हैं भाग 9 पंचायतें। इसको शामिल किया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। आप सोचेंगे कि ये 9 का क्यों नहीं है? सोच सकते हैं ना, क्योंकि ये भी संशोधन के जरिए डाला गया है। पंचायती भाग पहले से था, इसमें 73वें संविधान संशोधन के जरिए इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाएं भाग डाला गया। ध्यान देना, इसीलिए यहां 9 का नहीं है।
तो पंचायतें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में शामिल किया गया। यहां अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 का से ड़ तक। अनुच्छेद 243 वो तो है ही, अनुच्छेद 243 ये मूल रूप से था ही, हमने बताया, इसीलिए यहां का नहीं है क्योंकि ये मूल संविधान में पंचायती भाग था। तो अनुच्छेद 243 भी था, तो अनुच्छेद 243 तो है ही, इसके साथ साथ 243 का से ड़ तक, का ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण, यहां तक शामिल किया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो भाग 9 पंचायती किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। भाग 9 का नगर पालिकाएं, जैसे ग्रामीण परिवेश में पंचायतें होती हैं वैसे शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायतें होती हैं। तो नगर पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया माननीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी के कार्यकाल में। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाएं वाला भाग 9 का के जरिए इस संविधान में शामिल किया गया। वो अनुच्छेद है 243 ता से या छ तक, अनुच्छेद 243 से या छ तक, भाग 9 का। अब आते हैं भाग 9 खा। 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां। सहकारी समितियां ये किस संविधान संशोधन के जरिए डाला गया? 97वें संविधान संशोधन 2011 के जरिए इस भाग को समाहित किया गया 9 खा के जरिए। इसमें अनुच्छेद क्या है? 243 या जा से या ना तक। तो अब देखें 9 का 9 खा, पंचायती, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां। अब आते हैं भाग 10। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र है। आपको अनुसूचियों वाले मैटर में हमने बताया था, जो अनुसूचियों से संबंधित वीडियो था उसमें बताया था कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार किसको है? माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को है। तो ये भाग 10 है और अनुच्छेद है 244 से 244 का। यहां तक तो आप समझ गए। अब आते हैं भाग 11। भाग 11 में क्या है? भाग 11 में संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध है। भारत कैसा देश है? संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य है। तो संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है वो भाग 11 में है। 11 संघ राज्य, समझो 11 संघ व राज्य। संघ और राज्यों के मध्य संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं व वाद। वित्त संपत्ति संविदाएं व वाद ये अनुच्छेद 264 से 300 का के बीच में है। 300 का समझ रहे हैं ना? कौन सा है? अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट था उसको विधिक अधिकार के रूप में यहां शामिल किया गया। आप समझिए कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? तो वो था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। भाग 13 क्या बताता है? 3 में न 13 में मृदंग बजाओ डेरा में। समझ गए ना? तो यहां क्या है? आप समागम करिए, करते क्यों नहीं है? किस भाग के तहत? भाग 13 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करिए, वाणिज्य करिए, समागम करिए। तो किस अनुच्छेद में है? 301 से 307। 301 से 307 ये समझ रहे हैं ना? 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 वही है धाराएं। हालांकि वो धाराएं यहाँ नहीं हैं, ये अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान के हैं। कोई आईपीसी नहीं है, सीआरपीसी नहीं है, हम तो वैसे ही चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं की कौन कौन सी हैं? जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये सब क्या हैं? संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं हैं। ये अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में शामिल हैं। एक किस भाग में है? भाग 14। भाग 14 में
क्या है? संघ व राज्य के अधीन सेवाएं हैं। और अनुच्छेद कौन सा है? 308 से 323। भाग 14 का फिर क्या आ गया? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डाला गया। जब 42वां संविधान संशोधन आए तो याद करिए माननीय प्रधानमंत्री महोदया को, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, उन्होंने अधिकरण डाला। अधिकरण क्या है? अधिकरण का तात्पर्य आप ट्रिब्यूनल समझ सकते हैं, जिसको अर्धन्यायिक संस्था कहा जाता है। अर्धन्यायिक जो संस्थाएं होती हैं उनको अधिकरण कहा जाता है। ये संस्थाओं को इस भाग में 14 का में समाहित किया गया। समाहित किया गया कि संविधान संशोधन के जरिए, 42वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 323 का खा, अनुच्छेद 323 का खा। भाग 15 निर्वाचन। निर्वाचन में क्या है? 324 से 329 का भाग 15 भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन आयोग से संबंधित आप जानते होंगे, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो संवैधानिक संस्था है। वो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसके बारे, इसके कार्यों, इसकी योग्यताओं के बारे में विस्तृत चर्चा है। तो निर्वाचन में जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो ये निर्वाचन नहीं है, आप ध्यान देंगे। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो यहां से होता है, इसकी व्यवस्था पंचायतों से संबंधित, जो अनुच्छेद 243 है यहां राज्यों से संबंधित है। ये भारत निर्वाचन आयोग है जो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि का चुनाव कराता है। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 324 से 329 का के बीच में। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में मानिए SC, OBC, आंग्ल भारतीय समुदाय, इनके बारे में स्पेशल व्यवस्था की गई है। वो किया गया है भाग 16 में। किसमें? भाग 16 में। ये है 330 से 342 का। इसमें आप समझ लें जो आंग्ल भारतीय समुदाय वाला मामला है उसको अब हटा दिया गया है। अब आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जा सकता है, उसको संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया गया है। तो इसी में जो अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसकी चर्चा कहां किया गया है? भाग 16 में किया गया है। भाग 17 बोले तो खतरा। भाग 17 राजभाषा। खतरा में क्यों कहा? आप देखते हैं भाषा के आधार पर हमारे देश में कई क्षेत्रों में बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, बड़े झगड़े होते हैं। दक्षिण के राज्य तो कुछ अलग ही तरीके से पेश आते हैं। ये तो हिंदी के नाम पे इस तरह आग बबूला हो जाते हैं, समझो ऐसा लगता है कि हिंदी कोई ऐसी भाषा हो गई है कि वो पसंद नहीं करते। हालांकि सबका अपना अपना विचार है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, मानते हैं, लेकिन हिंदी भारत के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है। भारत के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा है? हिंदी है। कभी भी अब राष्ट्रभाषा के रूप में इसका कहीं प्रश्न आता है। हालांकि आप देखते होंगे चूरन छाप जो किताबें होती हैं, चूरन छाप जो किताबें होती हैं उसमें राष्ट्रभाषा दे दिया जाता है। एक कहीं वर्णित नहीं है, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो भाग 17 राजभाषा, ये अनुच्छेद 343 से 351 में इसमें राजभाषा से संबंधित कहां क्या प्रयोग किया जाएगा आदि का ब्यौरा दिया गया है। तो भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 18 आपात उपबंध। जो राष्ट्रपति द्वारा आपात उपबंध है अनुच्छेद 352, 356, 360, ये तो आप जानते ही हैं। राष्ट्रपति 3 धाराओं के तहत, 3 अनुच्छेदों के तहत इमरजेंसी लागू कर सकता है, आपातकाल लागू कर सकता है। 352 क्या है? 352 में या कोई जैसे कोई बाहरी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, उस परिस्थिति में अनुच्छेद 352 लागू होता है। अनुच्छेद 356 कहां लागू होता है? किसी राज्य में अगर जो शासन व्यवस्था है संवैधानिक नियम के अनुसार नहीं चल रही है तब राष्ट्रपति शासन लगता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। इसमें जब देश की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाए, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाए, तब ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाएगा। हालांकि भारत में अभी भी कभी
360 की नौबत ही नहीं आई। हालांकि हमारे देश की वर्तमान जो आर्थिक व्यवस्था है, कुछ इधर उधर जो कोरोना काल था उसमें कुछ गड़बड़ा गई थी, हालांकि अब सुधार हो रहा है। तो यहाँ जो आपात उपबंध है भाग 18 में वर्णित है और अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण है, ये अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में है। इससे संबंधित कोई प्रश्न अभी तक तो आया नहीं और संभावना भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है। भाग 20 पे आते हैं। भाग 20 संविधान संशोधन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान संशोधन 368 में है, जहां अभी हमने चर्चा किया कि किसी भी नए राज्य का प्रवेश जब कोई बाहरी हो अपने देश में लिया जाए तो साधारण बहुमत के जरिए किया जाएगा। अगर हमारे देश का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दिया जाता है तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संशोधन हैं, एक साधारण बहुमत, एक स्पेशल बहुमत, एक स्पेशल बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन है। जो साधारण बहुमत है अनुच्छेद 368 के अर्थ में संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता, अर्थात वो संविधान संशोधन जैसे आप पढ़ते हैं कि 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन होगी, वहां बढ़ोतरी नहीं होगी साधारण बहुमत से। अगर स्पेशल बहुमत से होता है, स्पेशल बहुमत प्लस राज्यों के समर्थन से होता है, तब वहां संख्या बढ़ेगी। तो भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, ये अस्थायी है, अनुच्छेद 369 से 392। आप अस्थायी समझिए 370 इसी में था, जो जम्मू कश्मीर से जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व वाली सरकार है 370 को हटाने का अभूतपूर्व फैसला किया। यकीनन ये फैसला भारत के लिए बहुत ही जरूरी था। तो अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध 369 से 392 के बीच में, ये है भाग 21 में। भाग 22 को देखते हैं, इसमें संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है अर्थात कब से शुरुआत होती है, हिंदी में प्राकृत पाठ है और निरसन है। ये अनुच्छेद 393 से 395। 393 में क्या है? अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान का शीर्षक है, उसका नाम है। अनुच्छेद 394 में क्या है? भारतीय संविधान जब लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, उसमें 16 अनुच्छेदों का वर्णन है 394 सहित। अनुच्छेद 394 में 15 अनुच्छेद हैं और 394 सहित कुल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू होते हैं। बाकी पूरी तरह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अनुच्छेद 395 में क्या है? 395 में क्या है? 395 में है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 व भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त किया जाता है। ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 395 में। तो कुल कितने भाग थे? 22। इस प्रकार आज हम आपके सामने भारतीय संविधान के भाग की चर्चा किए। इसके पहले भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा कर चुके हैं। उनसे संबंधित लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पर जाकर के उन वीडियो को भी देखें। अगर आप ये चाहते हैं कि इस वीडियो से आपके भारतीय संविधान से संबंधित ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, तो आप अपने साथियों को, अपने भाइयों को, बहनों को भी शेयर करें। और मेरा जो मिशन है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित, इसकी संपूर्ण समझ आपको कराने की, ये जरूर कराऊंगा। ये भारतीय संविधान से संबंधित जो हमने बीड़ा उठाया है, इसको अंत तक पहुंचाऊंगा। आप भरोसा करिए और उस भरोसे पर हम आपके पूरी तरह खरा उतरेंगे। और भारतीय संविधान की पूरी समझ आपको कराना मेरा असली मकसद है। इसके साथ ही चलने की अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद।